प्रेसिपिटेट के जो कलर बन रहे हैं उस पर फोकस करना है। जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट में आपने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम फॉइल और उसमें अमोनिया गैस बनेगी। अमोनिया गैस का जो टेस्ट होता है, अमोनिया इज अ बेसिक गैस, और जो बेसिक गैस होती है वो लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। ठीक है, जब अमोनिया गैस फर्दर बन रही है तो उसका टेस्ट भी याद होना चाहिए, टेस्ट फ्रॉम गैसेस से। और जो सल्फेट आइन है उसका टेस्ट किया, नाइट्रिक एसिड डाला, बेरियम नाइट्रेट, तो व्हाइट पीपीटी बनेगा। व्हाइट पीपीटी किस चीज का होता है? वो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी होता है। तो देखो, एनाइंस तो रिलेटिवली याद रखना आसान है, लेकिन कैटाइंस में हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि कैटाइंस में हम लोग दो रीजन के साथ टेस्ट कर रहे होते हैं। सही है। नंबर वन इसके हमने एल्यूमिनियम आइन भी टेस्ट करना होता है इसके साथ, एल्यूमिनियम आइन, अमोनियम आइन, कैल्शियम आइन। तो हम दो रीजन कौन से यूज करते हैं? एक तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, या दूसरा एक्वस अमोनिया। तो एक्वस अमोनिया बेसिकली अल्कली ही होता है। हमारी पहले भी बात हुई है कि अमोनिया को अगर मैं पानी में डालूंगा तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, एक्वस अमोनिया मींस अमोनिया इन वाटर, तो ये भी एक अल्कली है। और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो आप लोग जानते हो अल्कली ही है। तो हम दोनों के टेस्ट अलग अलग करते हैं। मतलब अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो जो मैंने, मेरे पास एक सैंपल है, उसमें नहीं पता मुझे कैटाइन कौन सा है, तो उसमें से मैं थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में निकालूंगा, और एक बार मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के टेस्ट कर लिया, और दूसरा सैंपल मैं दोबारा निकालूंगा अगर मुझे एक्वस अमोनिया के साथ उसको टेस्ट करना है तो। अच्छा, क्यों दो दो से क्यों टेस्ट करने जरूरी है? एक से ही करके हमें पता क्यों नहीं चल जाता? क्योंकि कुछ दो कैटाइन ऐसे होते हैं, कुछ कैटाइन ऐसे होते हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो सेम होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फिर मुझे एक्वस अमोनिया को यूज करना पड़ रहा है ताकि उनकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आए। और कुछ कैटाइन्स ऐसे हैं जिनकी एक्वस अमोनिया के साथ ऑब्जर्वेशन सेम है, तो उनके लिए मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट करके कंफर्म करूंगा कि भाई इनमें से कौन सा वाला है। अब जैसे एल्यूमिनियम आइन है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट पीपीटी बनाता है, सॉल्युबल इन एक्सेस। अच्छा, प्रेसिपिटेट कब बनता है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? हमारे पास इंसॉल्युबल पार्टिकल्स, पीपीटी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं तो पहले प्रेसिपिटेट आता है, लेकिन उसके बाद मैं ज्यादा ड्रॉप्स डालूंगा, मैनी ड्रॉप्स अगर डालता रहूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो उसको मैं कहूंगा कि मैंने एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो कभी कभार कुछ कैटाइंस के साथ वो प्रेसिपिटेट दोबारा से डिसॉल्व हो जाता है, तो हम कहते हैं सॉल्युबल हो गया। और डिसॉल्व होने के बाद सोल्यूशन का कलर क्या हो जाता है वो भी याद रखना होता है। और कुछ प्रेसिपिटेट, कुछ कैटाइंस के प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल। अब पेपर 4 के लिए हमने ये सारे याद किए थे, यहाँ पे भी याद करना है। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे लिखने नहीं होंगे, ये हमें लिखे लिखाए मिलेंगे, लेकिन याद तो करने ही पड़ेंगे। जैसे एल्यूमिनियम आयन के साथ व्हाइट पीपीटी आ रहा है, कैल्शियम आयन के साथ भी व्हाइट पीपीटी आ रहा है, लेकिन एक्सेस में व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस है। लेकिन अगर मैं जिंक 2 पॉजिटिव आयन देखूं सबसे नीचे वाला, तो उसके साथ व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ कलरलेस सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम आयन के साथ भी एग्जैक्टली यही ऑब्जर्वेशन है। तो अगर ये वाली ऑब्जर्वेशन आती है तो आई कैन नॉट से फॉर श्योर वेदर इट इज एन एल्यूमिनियम आयन और जिंक आयन, क्योंकि दोनों की ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली सेम है। तो फिर मुझे टेस्ट करने के लिए वो जो भी सॉल्ट है उसका अलग से दोबारा से एक और नया फ्रेश सैंपल लूंगा, और फिर मैं उसको टेस्ट करूंगा एक्वस अमोनिया के साथ। एक्वस अमोनिया के साथ एल्यूमिनियम आयन का तो व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस आ रहा है, लेकिन जिंक आयन का व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस आ रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन क्योंकि डिफरेंट है, तो अमोनिया यूज करके कंफर्म हो जाएगा कि वेदर इट इज एन एल्यूमिनियम आयन और जिंक आयन। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करके मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, फिर इन दोनों में मैं कंफ्यूज ही रहूंगा कि यार ये एल्यूमिनियम भी हो सकता है और जिंक भी हो सकता है। अच्छा, फिर अमोनियम आइन NH4+1, इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगी। और अमोनिया गैस का टेस्ट याद रखना, टर्न डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू, क्योंकि ये बेसिक गैस है। और ये जो वर्ड डैम्प है ना, ये लिखना मत भूलना। लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, डैम्प कह दो या उसको फिर वेट कह दो। इसी तरह अमोनिया माइन का एक्वस अमोनिया के साथ कोई टेस्ट नहीं है। मतलब आप NH4 को NH3 से क्या टेस्ट करोगे? पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई टेस्ट नहीं है इनका। फिर कैल्शियम आयन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, और एक्वस अमोनिया के साथ नो पीपीटी।
क्रोमियम का ग्रीन पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ ग्रीन सॉल्यूशन, और एक्वस अमोनिया के साथ ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो आपको ये टेबल अगेन पूरा का पूरा याद रखना है क्वेश्चंस करने के लिए। अभी क्वेश्चंस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस वाले, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है एमसीक्यूज में उसका हर साल। अच्छा, बाकी टेस्ट फॉर गैसेस, अमोनिया बेसिक गैस है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है उसमें, और हम कहते हैं कि वो चौकी या मिल्की कलर का होता है। तो कभी कभार चौकी कलर भी लिखा हुआ होता है, मिल्की कलर भी लिखा हुआ होता है, या क्लाउडी, ये भी मिलेगा तुम्हें लिखा हुआ। क्लोरीन ब्लीचेस डैम लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर चाहे रेड हो चाहे ब्लू हो, अगर उस पे क्लोरीन आगे टच करेगी और लिटमस पेपर वेट है या डैम्प है, तो वो लिटमस पेपर के कलर को फेड कर देगी, उड़ा देगी, चाहे वो रेड कलर हो चाहे ब्लू कलर हो, उसको व्हाइट कर देगा। इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग, ब्लीचेस या फेडिंग। फेडिंग भी का वर्ड यूज कर सकते हो ब्लीच की जगह पे। अच्छा, हाइड्रोजन गैस पॉप्स विद अ लाइटेड स्प्लिन। लाइटेड, अगर कोई फ्लेम हाइड्रोजन गैस जहां से निकली है वहां रखोगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होंगे, पटाखे जैसे पट 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 जो होते हैं। ऑक्सीजन गैस रिलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिन। अगर कोई माचिस उस पर रखोगे जहां से ऑक्सीजन गैस निकली है तो शोला भड़केगा, उसको कहते हैं रिलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिन। ये भी याद होने चाहिए। अच्छा जी, आ जाए क्वेश्चंस की तरफ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड गैसेस के क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो ये हम देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पहला क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है टू एक्सपेरिमेंट्स वर कैरीड आउट। इन एक्सपेरिमेंट वन अमोनियम कार्बोनेट वाज रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरह के आयंस हैं, अमोनियम आयन है और कार्बोनेट एनाइन है। तो कार्बोनेट एनाइन का टेस्ट देखा था ना अभी अभी के। कार्बोनेट एनाइन में क्या होता है कि अगर आप एसिड डालोगे तो एफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी अगर कार्बोनेट एनाइन प्रेजेंट है। एसिड डालने पे अगर CO3 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अच्छा, एक्सपेरिमेंट वन में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होनी है। एक्सपेरिमेंट टू में कह रहे हैं अमोनियम कार्बोनेट वाज हीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने देखा कि अगर अमोनियम आयन प्रेजेंट है और इसमें मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के हीट करूं तो अमोनिया गैस निकलती है। अब अगेन देखो ये टेबल अगर तुम लोग के पास सारे हैं तो सामने इसको खोल लो अपने पास, ताकि बार बार मुझे स्क्रीन हटानी पड़ेगी तो तुम लोग को इश्यू होगा। अमोनियम आयन का टेस्ट मैंने देखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनिया गैस निकलती है, और अमोनिया गैस बेसिक गैस है, लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। अच्छा, फिर कह रहा है इन ईच एक्सपेरिमेंट द गैस वाज इवॉल्व was tested with damn blue litmus paper and red litmus paper। दोनों तरह के लिटमस पेपर जो है वो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रख दिए, दोनों टेस्ट ट्यूब पे। और ये पूछ रहा है तुमसे कि इनके विच रो करेक्टली शोज द कलर ऑफ द बोथ द पीसेस ऑफ लिटमस एट द एंड ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट। तो जिस ट्यूब में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक गैस है, अभी एसिडिक गैस है तो ये रेड लिटमस को तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन ब्लू लिटमस को रेड कलर का कर देगी, क्योंकि ये एसिडिक गैस है। एसिड जब वो डैम्प लिटमस पेपर से आगे कांटेक्ट में आएगी तो वो एसिड प्रोड्यूस करेगी और ब्लू लिटमस को रेड कर देगी। मतलब एक्सपेरिमेंट वन में लिटमस जो है वो रेड हो जाएगा, और एक्सपेरिमेंट टू में अमोनिया गैस निकल रही है। अमोनिया गैस बेसिक गैस है तो ये ब्लू लिटमस को तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन जो तुम्हारा रेड लिटमस है उसको ब्लू कलर का कर देगी। सही है, तो इस हिसाब से सी आंसर हो जाएगा। समझ आई? एफरवेसेंस सर मतलब जो आपके वो निकलते हैं ना, बबल्स। अब बबल्स जब झाग बनाते हुए निकलते हैं, जैसे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें अगर आप नोटिस करो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ट्रैप्ड होती है, जब आप खोलते हो जब बाहर निकलती है वो तो झाग लेके ऊपर आती है, उसको कहते हैं एफरवेसेंस। जी उस्मान। सर मैं कह रहा था आप रिडॉक्स नहीं पढ़ा रहे, अभी रिडॉक्स पढ़ा रहे थे ना आप कंटिन्यू।
वो उसमें पढ़ा रहा हूँ ना, फिजिकल क्लास में। ऑनलाइन क्लास में तो हमारा ये रहता है ना, अभी पीछे हो गया ऑनलाइन क्लास में जरा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अच्छा जी, क्वेश्चन 2, एक्वस सोडियम हाइड्रो। देखो बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, सिर्फ टेबल थोड़ा सा याद करना है। अगर टेबल तुम्हें अलग से याद नहीं हो रहा ना, टेबल सामने लेके बैठ जाओ। इसके 40-50 क्वेश्चन है, वो देख देख के कर लो टेबल पे से, तुम्हें टेबल खुद ही याद हो जाएगा। 90% टेबल तो याद हो जाएगा, बाकी 10% एक दो बार अट्टा रिवाइज करना याद हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें पता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के टेस्ट कौन कौन से हैं। और कह रहे हैं एक्वस अमोनिया इज एडेड टू अ सेपरेट सैंपल ऑफ दोस कलरलेस सॉल्यूशन। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, फिर एक्वस अमोनिया डाला है, दोनों के अलग अलग टेस्ट हैं। इन बोथ द केसेस अ व्हाइट पीपीटी फॉर्म्स व्हिच इज सॉल्युबल इन एक्सेस रीजन। कह रहे हैं दोनों में व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है और जो सॉल्युबल इन एक्सेस है। तो इनमें से जिंक। कैटाइन एल्यूमिनियम कैल्शियम कॉपर और जिंक है। तो अगर मैं अपना ये वाला टेबल देखूं, तो ऐसा कौन सा कैटाइन है इसमें से जिसकी ऑब्जर्वेशन व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस हो। तो अगर मैं जिंक को देखूं, तो जिंक में दोनों में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ कलरलेस सॉल्यूशन, एक्वस अमोनिया के साथ भी व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ कलरलेस सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब है कि जिंक आयंस की बात कर रहे हैं जो कि जिंक मेटल से आएंगे। जिंक सही। क्वेश्चन 60, विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज द गैस। क्लोरीन गैस जो है वो ब्लीच करती है लिटमस पेपर को। तो टेस्ट क्या है, डैम लिटमस पेपर, द लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। नहीं, क्लोरीन तो ब्लीच करती है ना, फेड कर देती है कलर को, रेड से ब्लू या ब्लू से रेड नहीं करती। इट मींस इट इज नॉट क्लोरीन। अमोनिया डैम लिटमस पेपर को ब्लू करती है, इसने लिखा हुआ रेड, गलत हो गया। ऑक्सीजन, अमोनिया क्योंकि बेसिक गैस है इस। स्क्रीन शेयर बंद हो गई। आवाज आ रही है अब सबको? जी सर। और स्क्रीन का भी बताओ। जी सर, आ रही है सर। अच्छा, हम थे अमोनिया, अमोनिया बेसिक गैस है तो लिटमस पेपर को ब्लू करती है, इसने लिखा हुआ रेड, तो ये गलत हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टेस्ट लाइम वाटर के साथ तो होता ही नहीं, लाइम वाटर के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस होता है। टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ऑक्सीजन भी नहीं हो सकती। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। एक कुछ चीजें जो है ना, थोड़ा सा याद रखना। पता नहीं लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था नहीं हुआ था, कि हमारे पास, हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दो तरह के होते हैं, जो हमें उनके नाम और उनके कलर चेंज याद होने चाहिए। जैसे एक तो होता है एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये सामने वाली चीज को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन इसको उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज रिड्यूस इटसेल्फ, खुद रिड्यूस होते हैं, ऑलवेज रिड्यूस होंगे, लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएंगे। इसका जो कलर चेंज है वो होता है पर्पल टू कलरलेस। तो ये कलर चेंज तुम्हें याद रखना है।
इसके अलावा एक और हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। तुम्हें नाम याद रखना है, फॉर्मूला बेशक ना याद हो। और इसका कलर चेंज याद रखना है। इसका कलर चेंज होता है जब ये किसी चीज को ऑक्सीडाइज करा देता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है ऑरेंज टू ग्रीन। इसी तरह तुम्हें एक रिड्यूसिंग एजेंट भी याद रखना था जो रिडॉक्स में पढ़ा था, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये सामने वाली चीज को रिड्यूस करवाएगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इसका कलर चेंज होता है कलरलेस टू ब्राउन। सही है, ये याद रखना। अच्छा, एक चीज और जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड में देखा था कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ना, SO2 गैस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये भी चीजों को रिड्यूस करवाती है। तो ये भी याद रखना, ये लिख लो यहाँ पे अपने को। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, इसमें जो लास्ट पार्ट है, इसमें कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालिए तो एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट जो है उसकी ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूस करवाएगी KMnO4 को। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज करवाएगा सल्फर डाइऑक्साइड को। तो KMnO4 ने एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर लिया है, उसने ऑक्सीडाइज करवाया है सामने वाली चीज को, तो उसका खुद का कलर चेंज क्या हो जाएगा, पर्पल टू कलरलेस। तो दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही है, समझ आई बात। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इब्राहिम ये वाले हैं, तो स्नैपशॉट ले लो अगर लिखा नहीं है तो। चलें आगे। क्वेश्चन 61 again, when measured under same condition which gas diffuses at the same rate as nitrogen। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है गैसेस का ऑन द मॉलिक्यूलर मासेस। तो नाइट्रोजन का जो MR है, नाइट्रोजन गैस N2 होता है, उसका जो MR है 2 × 14, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 to 28 ग्राम। तो नाइट्रोजन का जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास 28 होगा उसका भी रेट ऑफ डिफ्यूजन नाइट्रोजन जितना ही होगा। ठीक है, तो बस आपने यहाँ पे MR निकालना है, जिसका MR 28 आ जाएगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी नाइट्रोजन जितना ही होगा, उसका विच गैस डिफ्यूज एट द सेम रेट। ठीक है, तो ये निकाल के देख लेना। आई थिंक इसका 12 + 16 इसका बनेगा 28 कार्बन मोनोऑक्साइड का। 62 इज, इसमें कह रहा है गैशियस कंपाउंड X इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, X जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, मतलब उसके सामने अगर कोई चीज आएगी तो वो उसको रिड्यूस करवा सकता है। अच्छा, पहली टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाला हुआ है पोटेशियम आयोडाइड। अभी एक्वस पोटेशियम आयोडाइड हमने देखा रिड्यूसिंग एजेंट है। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करवा देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करा देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करवाएगा, मतलब ये काम कर रहा है। और जब ये काम कर रहा है तो ये कलर चेंज करेगा, और इसका कलर चेंज क्या होता है, कलरलेस टू ब्राउन। ठीक है, तो इसका कलर चेंज होगा कलरलेस टू ब्राउन पोटेशियम आयोडाइड का।
अच्छा फिर एक्स को हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला है पोटेशियम मैग्नेट में। एक्स भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम मैग्नेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और एक रिड्यूसिंग एजेंट हो तो रिएक्शन हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइज्ड होगा एक रिड्यूस्ड होगा। लेकिन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों जो है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाना चाह रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट अपना काम नहीं करवा पाएगा यहाँ पे। तो उसका कलर जो है वो वही रहेगा, पर्पल कलर है तो पर्पल ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। तो कलर वुड नो चेंज, सी हो जाएगा। सही है जी, समझ आई। क्वेश्चन 63 कह रहा है अ कलरलेस सॉल्यूशन इज नोन टू कंटेन अ सोडियम सॉल्ट। ठीक है, सोडियम सॉल्ट है मतलब Na+1 होगा, क्योंकि ग्रुप 1 के सारे सॉल्ट सॉल्युबल ही होते हैं, तो आयन की फॉर्म में ही होगा वो। टेस्ट, अच्छा एनाइन कौन सा है वो नहीं पता, वही निकलवाएगा आपसे, वही पूछेगा। कह रहे टेस्ट वर कैरीड आउट टू डिटरमिन द आइडेंटिटी ऑफ द एनाइन इन द सॉल्यूशन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, नो रिएक्शन। देखो जब एसिड डालते हो सिर्फ, और अगर एफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आते हैं तो आप कार्बोनेट कंफर्म करते हो। अब एसिड डालने पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब CO3 नेगेटिव आयन नॉट प्रेजेंट, ये नहीं है, मतलब कार्बोनेट आनाइन तो नहीं है। फिर कह रहा है आपने नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। तो जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हो तो सिल्वर के साथ Ag के साथ एनाइन का जो कंपाउंड बनता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, क्लोराइड आइन होगा तो व्हाइट पीपीटी देगा, और अगर आयोडाइड आइन होगा सिल्वर आयोडाइड तो वो येलो पीपीटी देगा। अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी नो पीपीटी, मतलब ना तो क्लोराइड है ना ही आयोडाइड है, मतलब क्लोराइड भी नहीं है। अच्छा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एक्वस बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट आप डालते हो सल्फेट को टेस्ट करने के लिए, बेरियम सल्फेट जो कि व्हाइट पीपीटी देता है। अब यहाँ भी पीपीटी नहीं आया, मतलब बेरियम सल्फेट आयन भी नहीं है, तो बचा क्या नाइट्रेट। और नाइट्रेट सॉल्ट जितने भी होते हैं ना सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, वो कभी भी प्रेसिपिटेट बनाते ही नहीं है। चाहे नाइट्रेट के साथ आप कोई भी कैटाइन लगा दो, ग्रुप 1 का लगा दो सोडियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट, ग्रुप 2 का लगा दो मैग्नीशियम नाइट्रेट, कोई और ट्रांजिशन लगा दो सिल्वर के अलावा कॉपर नाइट्रेट, तो सारे के सारे नाइट्रेट सॉल्ट, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। अगर तुम लोगों को याद हो वाला टेबल जिसमें हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स याद की है, तो वो भी जरूरी है यहाँ पे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स वाला टेबल और ये टेस्ट फॉर कैटाइंस एंड एनाइंस वाला टेबल, दोनों याद करके जाने। 64 है द टेबल शोज दैट रिजल्ट्स ऑफ टू रिएक्शन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट। एक्सिस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब तुमने डाला है तो व्हाइट पीपीटी आ रहा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डाला है तो येलो पीपीटी आ रहा है। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट का तो देखो दो ही टेस्ट है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड। येलो पीपीटी आता है आयोडाइड आयन के साथ, सिल्वर आयोडाइड जब बनता है, मतलब एनाइन जो है वो आयोडाइड तो प्रेजेंट है। अब इस सारे ऑप्शंस में सिर्फ एक ही जगह आयोडाइड लिखा हुआ है अभी। अगेन अब ये याद होगा कि येलो पीपीटी किसका होता है तो ही आप इस क्वेश्चन कर सकोगे, वरना इन क्वेश्चंस में कोई लॉजिक नहीं है। अगर याद है तो ये क्वेश्चन आपका हर हाल में सही होगा, गलत नहीं हो सकता। तो बेस्ट वुड बी कि आप अपने सामने ये टेबल रखो और जितने भी क्वेश्चंस हैं ना इस वर्कशीट में पास पेपर्स में, वो सारे क्वेश्चंस कर लो। टेबल आप देख देख के यूज करोगे तो टेबल इतने में आपको खुद याद भी हो जाएगा। सही है, आगे चलें। 65 कह रहा है गैस जी हैज नो स्मेल नॉट पॉइजनस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, तो अगर मैं देखूं कार्बन मोनोऑक्साइड तो मुझे पता है कि पॉइजनस गैस है, सफोकेशन कराती है। वो कह रहे हैं नॉट पॉइजनस, तो मतलब ये नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हाइड्रोजन के साथ जो तुमने रिएक्शन देखे हैं वो ऑक्सीजन का देखा है ऑब्वियसली, और नाइट्रोजन का देखा है जिससे अमोनिया बनता है, और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तुमने हेबर प्रोसेस में देखा है अमोनिया फॉर्मेशन। सही है, तो नाइट्रोजन है ऑब्वियसली ये। अब अगर तुम कंफ्यूज भूल गए हो, तुम्हें पता है कि हीलियम तो रिएक्ट ही नहीं करता ना, नोबेल गैस है, ग्रुप 8 में होता है। और क्लोरीन जो है
उसको अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो हाई टेम्परेचर पे करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो HCl बनेगा। सही है। तो HCl तुम्हारे पास क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर पे बनाने की जरूरत नहीं होती है, हमें बन जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, और हाई प्रेशर भी करने की जरूरत नहीं होती है। तो सर अगर आपको हेबर प्रोसेस याद है तो आप नाइट्रोजन सेलेक्ट करके आओगे जी। सर क्लोरीन तो पॉइजनस गैस होती है। हाँ, क्लोरीन पॉइजनस होती है, अच्छा ठीक है, मतलब एक है। लेकिन क्लोरीन का मैं फिल्टर आउट इस तरह से कर रहा हूँ, तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लोरीन में, जरूरी नहीं तीनों के तीनों पॉइंट्स लगे, वो उस गैस के लिए तीनों के तीनों पॉइंट लग रहे हैं जो कि करेक्ट आंसर है। लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पे तुम लोग कोई रिएक्शन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तुम्हें कौन सा रिएक्शन पढ़ा है? हाइड्रोजन का नाइट्रोजन गैस के साथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे हेबर प्रोसेस, जिसमें आप अमोनिया बनाते हो। सही। अच्छा जी, क्वेश्चन 66 इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट। अब इसमें सॉल्ट देख रहे हो, कॉपर टू सल्फेट, कॉपर टू पॉजिटिव आयन और सल्फेट एनाइन is put into a test tube, a few drops of aqueous ammonia are added। aqueous ammonia जब डालते हो तो वो किसके लिए यूज करते हैं? कैटाइंस के लिए टेस्ट करने के लिए ना। the excess of aqueous ammonia is added until to the test tube, what are the two observations? तो जब आप एक्वस अमोनिया डाल रहे हो तो मतलब आप कॉपर टू पॉजिटिव आयन को टेस्ट कर रहे हो, और ऑब्जर्वेशन एक्वस अमोनिया में कॉपर टू पॉजिटिव आयन के साथ जो आती है वो आपको अगर याद है तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। अगेन टेबल तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। कॉपर टू पॉजिटिव आइन और एक्वस अमोनिया में, एक्वस अमोनिया डालने पे कॉपर टू पॉजिटिव आइन में क्या ऑब्जर्वेशन है? लाइट ब्लू पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये याद है कि कॉपर टू पॉजिटिव आइन के साथ एक्वस अमोनिया ऑब्जर्वेशन क्या देता है? लाइट ब्लू पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि लाइट ब्लू पीपीटी आएगा, सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन, तो ए हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक। 68 में पूछ रहा है विच गैस टर्न्स स्मॉइल्स लिटमस पेपर रेड, मतलब एसिडिक गैस है, एंड प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट व्हेन बबल थ्रू कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH, उसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास होती है तो वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, क्लाउडी या मिल्की सोल्यूशन बनता है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एसिडिक गैस भी है, नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड भी करेगी। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का टेबल इब्राहिम हमें यहाँ पे मिलेगा एसिड एंड बेसिस के हैंडआउट में। इसके हैंडआउट में इसके आई थिंक पेज नंबर 15, दिस इज योर सॉल्युबिलिटी टेबल। सही है सर जी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब मिलते हैं, मतलब कार्बोनेट और एक एसिड, तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन फॉलो होगा ना इसमें भी। जी तो सर इसमें सॉल्ट जो है वो कैल्शियम कार्बाइड बनता है ना इस तरह का सॉल्ट। देखो, वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में आएगी ना तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी में मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगी और फिर ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर H2O। सही। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल के साथ रिएक्शन में बनती है, मतलब मेटल कार्बोनेट एंड एसिड के साथ, सॉरी। तो सर मेटल कार्बोनेट और एसिड ही तो है। मेटल कार्बोनेट कैल्शियम, अच्छा अच्छा, तो वो एसिड और सॉरी सॉरी।
ओके अच्छा 69 देखो, ये तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, और ये हमने आखिर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड में पढ़ा था ना, तो उसमें हमारे पास कुछ यूजेस लिखे हुए हैं, वो याद रखना कि जो नेफ्ता होता है, नेफ्ता वो हमारे पास आगे केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अब फीड स्टॉक फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। फीड स्टॉक मतलब कि जो आगे दूसरी चीजें बनाने के लिए यूज हो रहा हो, रॉ मटेरियल या फीड स्टॉक। ठीक है, बाकी इसमें जो चीजें लिखी हुई है ना, ये सारी पढ़ लेना, ये आगे वाले चैप्टर में भी है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत आ गया। ठीक है, अच्छा 70 सोल्यूशन एक्स आर शोन, उसके टेस्ट किए सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस अमोनिया। फ्यू ड्रॉप्स डालने पे व्हाइट पीपीटी आया, पीपीटी डिसॉल्व्स, अमोनिया डालने पे व्हाइट पीपीटी आया, पीपीटी रिमेन्स। तो आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा कैटाइन है जिसपे एल्युमिनियम। फ्यू ड्रॉप्स डालने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट पीपीटी आता है और डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम है। इसके अलावा वो जिंक भी हो सकता है, लेकिन एक्वस अमोनिया डालने पे पीपीटी रिमेन इनसॉल्युबल सिर्फ एक के साथ आता है, जिंक के साथ वो फिर सॉल्युबल हो जाता है। तो हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन दी हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड पे, वो कह रहा है कि पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस, और अमोनिया के साथ कह रहा है पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम। आई थिंक अब जरा कर सकते हो। देखो तुम लोगों को पता चला कि कोई खास चीज तो नहीं है इन क्वेश्चंस में। अच्छा ये क्वेश्चन ना हर साल एक ना एक आता है। ठीक है, और रिडॉक्स और ये जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 73 देखो ना, नवंबर 12 पेपर 1 of 2 का क्वेश्चन 11 है, और 74 नवंबर 12 पेपर 1 of 2 का क्वेश्चन 9 है। मतलब एक ही पेपर के ये क्या कहते हैं, दो क्वेश्चन तो ये स्ट्रेट अवे तुम्हें कैटाइंस और एनाइंस और रिडॉक्स का दिख रहा है तुम्हें। इसी तरह इसके नीचे आ जाओ 75, तो ये भी नवंबर 2 पेपर 1 of 2, मतलब इसी पेपर का क्वेश्चन 1 है। तो ये गैसेस से आया है, ये तुम्हारा सॉल्ट से आ गया, टेस्ट फॉर कैटाइंस एनाइंस, और ये तुम्हारा जो हमने रिडॉक्स में रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े उससे आ गया। तो एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन, जो हमने चैप्टर सारे मिला के पढ़ रहे हैं ना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हो गया, टेस्ट फॉर कैटाइंस एनाइंस हो गया, और टेस्ट फॉर गैसेस हो गया, तो एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए इस चैप्टर से। तो इट मींस के ये वाला हैंड आउट ना काफी, ये वाली वर्कशीट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। अराउंड 40-45 आई थिंक 50 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं है, 50-55 से क्वेश्चन ज्यादा नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन ना बराए मेहरबानी कर लेना, एक एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं, इनमें से कोई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे। 3 से 4 या 2 MCQs तो चलो होने ही होने हैं ना कवर इससे। अब 3 नहीं आए तो 2 तो, अगर अक्सर पेपर में 3 बन रहे होते हैं इन चैप्टर से, तो हम वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में 2 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना। और क्योंकि आसान होते हैं इसलिए वर्स्ट कम वर्स्ट कह रहा हूँ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 73 कह रहा है इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट सल्फर डाइऑक्साइड, हमें पता है आ रिड्यूसिंग एजेंट, हमें पता भी, याद भी रखना है, ये बात अक्सर बता भी देता है। वॉज पास थ्रू एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट मुझे पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड पोटेशियम मैग्नेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। विच पेयर डिस्क्राइब द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट। भाई जब आप रिड्यूसिंग एजेंट को बारी बारी दो अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में डालोगे, तो दोनों के दोनों रिएक्ट करेंगे और उनका कलर भी चेंज होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज होता है ऑरेंज टू ग्रीन, और पोटेशियम मैग्नेट का कलर चेंज होता है पिंक टू कलरलेस या पर्पल टू कलरलेस। मतलब हमने अभी पर्पल टू कलरलेस देखा है, लेकिन इसकी जगह वो पिंक का कलर भी देगा, या पिंक देगा या पर्पल देगा, दोनों के दोनों कलर चेंज कर देंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। मतलब अभी तुम्हें कुछ और भी याद करने की जरूरत नहीं है इसकी, जितना मैंने बता दिया है इससे एक क्वेश्चन निकल जाएगा तुम्हारा। 74 when two solutions are mixed a precipitate of magnesium compound is formed। ठीक है जी, which salt would be formed from the solution as a precipitate। अच्छा देखो टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइंस में हमारे पास मैग्नीशियम तो नहीं है। ठीक है, पुराने जो हमारे टेबल हुआ करते थे वो एक अलग बात है, उसमें अलग कैटाइंस होते थे। टेस्ट के बुक्स में देखो तो अलग तुम्हें कुछ और कैटाइंस भी टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो रिसेंट सिलेबस जो 2020 में हमारा लगना है, जो यूज होना है, उसका जो तुम्हें टेबल है वो दे दिया गया है, तुम लोगों को सिर्फ वही कैटाइंस याद करना है। ठीक है,
अच्छा, अब इशू ये है कि कह रहा है व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम कंपाउंड इज फॉर्म। अब देखो, तुमने मैग्नीशियम तो अलग से नहीं बताया, लेकिन तुम्हें ये जो एनाइन है इनके बारे में तो पता है ना कि कौन कौन से एनाइन सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रेट बना हुआ है मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो हमने पढ़ा है ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो ये प्रेसिपिटेट तो नहीं बना सकता ना, इसको तो आप काट दें। सल्फेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्रुप 2 सल्फेट जो होते हैं वो जनरली इनसॉल्युबल सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर 3 सल्फेट्स। अब इसके लिए ना तुम्हें ये वाला टेबल ना, ये जब ये हम देख रहे थे, ये वाला टेबल तुम्हें हर हाल में याद होना चाहिए कि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड लेड 2 सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट जो होगा वो इन 3 सल्फेट्स में तो नहीं है ना, बेरियम कैल्शियम और लेड सल्फेट में से, तो इट मींस मैग्नीशियम सल्फेट जो होगा वो सॉल्युबल सल्फेट है और वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। सॉल्युबल है ना, डिसॉल्व हुआ होगा। इट मींस कि मैग्नीशियम सल्फेट भी जो है वो सॉल्युबल सल्फेट है और वो भी पीपीटी नहीं बनाएगा। वो ये कह रहा है कि पीपीटी बना है तो ना तो नाइट्रेट बना सकता है मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो चाहे कोई भी मेटल के साथ लगाओ, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, यू नेम इट विल बी सॉल्युबल। लेकिन सल्फेट्स में जो इनसॉल्युबल होते हैं वो सिर्फ बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड लेड 2 सल्फेट, बाकी तो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल है तो पीपीटी नहीं बनाएगा, मतलब डी भी नहीं हो सकता आंसर। क्लोराइड्स में, अब क्लोराइड्स और कार्बोनेट रह गए ना जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड 2 क्लोराइड, PbCl2, इसलिए Cl2 है, Cl2 कर लेना, एंड AgCl, ये दोनों इनसॉल्युबल हैं। बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी सॉल्युबल ही होगा ना, सही है, समझ आई बात। तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी हमारे पास सॉल्युबल ही होगा, क्योंकि सिर्फ लेड 2 क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं, वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। अच्छा, रहा सवाल कार्बोनेट्स का कि कौन सा वाला कार्बोनेट जो है वो सॉल्युबल होता है, तो सारे के सारे कार्बोनेट जो होते हैं ना इनसॉल्युबल होते हैं सिवाय अमोनियम कार्बोनेट का, ग्रुप 1 कार्बोनेट के। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट तो ग्रुप 2 कार्बोनेट है ना, इट मींस वो इनसॉल्युबल होगा, वो पीपीटी बनाएगा। तो ऑप्शन ए में मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया हुआ था, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल होगा और वो पीपीटी बनाएगा। समझ आई बात। अगेन अगर आपने याद किया हुआ है टेबल तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। टेबल याद नहीं हो रहा, सामने रखो, क्वेश्चंस करो साथ साथ, टेबल इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अगर फिर भी लेट से नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत कच्चा पक्का रह जाता है, तो फिर आप बैठ के उसको रिवाइज करो, बार बार रोज थोड़ा सा देख लो, रोज देख लो, तो वो भी याद हो जाएगा। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस कर लेना ट्राई, आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ना इसने क्या किया, 99 क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कंपाउंड बाय में एक्सिस नाइट्रिक एसिड डाला और गैस निकली। हमें पता है जब भी सिर्फ एसिड डालते हैं और गैस निकलती है तो इट मींस CO3 नेगेटिव आयन तो प्रेजेंट है ही है, कार्बोनेट, ठीक है। और फिर मतलब एनाइन की टेस्टिंग तो हो गई कि कार्बोनेट एनाइन है। कैटाइन कौन सा है, उसने वो चेक करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, व्हाइट पीपीटी आया इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो अभी व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस हमें मिलता है कैल्शियम के साथ, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे। एल्यूमिनियम आयन और जिंक आयन के साथ भी व्हाइट पीपीटी बनता है, लेकिन वो सॉल्युबल इन एक्सेस होता है, लेकिन कैल्शियम के साथ इनसॉल्युबल इन एक्सेस होता है। तो ये कैटाइन हमारा कैल्शियम है और एनाइन सर कार्बोनेट है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जी सर कार्बोनेट को टेस्ट करने के लिए तो HCl डाला जाता है। हाँ, नहीं कोई भी एसिड डाल सकते हो, डाइल्यूट एसिड ना, तो सर नाइट्रिक एसिड, HNO3 तो ये तो टेबल में हमने नाइट्रिक डाला एसिड। है। हाँ तो एसिड तो है ना, टेबल में लिखा हुआ है लेकिन डाइल्यूट एसिड, अब वो कैन बी एनी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हो, अच्छा, नहीं सर वो ठीक कुछ जगह मैंने है। HCl लिखा हुआ देखा था। हाँ तो उसने टेबल में तुम्हें डाइल्यूट एसिड का है ना, तो कोई भी एसिड डाल दो, नाम भी लिख सकता है किसी एसिड का, सही। तो देखो बच्चा लोग, ये वाले क्वेश्चन ना आप लोगों ने करने हर हाल में,
2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के ये पक्के करेगा, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो मोल्स के पक्के करेगा तुम्हारे, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2 सवाल निकालेगा, बॉन्डिंग का 2 से 3 सवाल निकालेगा तुम्हारा, आसान आसान चैप्टर्स का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 10 सवाल तो ये होगा, और जब इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे पास अच्छे खासे रिपीटेड भी आ रहे होंगे। 10 सवाल अभी हमने ऑर्गेनिक के और प्रिपेयर करने हैं, 10 सवाल ऑर्गेनिक निकालेगा, 20 तो तुम्हारे एमसीक्यूज यहाँ से निकलेंगे। फिर हाँ, मेटल्स, रिडॉक्स, इलेक्ट्रोलिसिस, इनके क्वेश्चन थोड़ा सा खसरा होते हैं कभी कभार, तो वो भी हम देखते हैं, उसका भी कुछ करेंगे। तो पेपर तुम्हारा आसान होगा, मतलब क्योंकि फोकस ही इसी पे कर रहे हो तो पेपर तुम्हारा आसान तुम्हें लगेगा जब बैठोगे करने, ठीक है। ज्यादातर चीजें तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरी भी होंगी किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, तो बस थोड़ा सा फोकस्ड होकर स्टडीज कर लो। और कल की जो हमारी क्लास होगी 3:30, उसमें जो है हम लोगों ने ना मेटल्स पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें रिडॉक्स याद होना चाहिए। तो रिडॉक्स के लिए देखो, रिडॉक्स में ना तुम लोगों को कल नहीं पढ़ा था क्लास में, मैं तुम चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद ही जो है वो उसके लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, और उसका क्या कर लो, अपना पेपर 1 के अंदर रिडॉक्स के पेपर 1 ही करे थे, तो उसके पेपर 1 के क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, रिडॉक्स का वीडियो लेक्चर में जाओगे, रिडॉक्स की जो दूसरी वाली वीडियो है वो भी देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा रिडॉक्स क्या है। और अगर तुमने पहले लेक्चर देखना है उसका, वो देख लो पहले, उसके बाद आप जो है वो पेपर 1 के क्वेश्चंस कर लो। मैंने क्वेश्चंस करवाए होंगे तो ऑब्वियसली रिवाइज भी करवाया होगा रिडॉक्स, तो तुम डायरेक्टली दूसरी वाली वीडियो भी देख लोगे तो रिडॉक्स तुम्हारा हो जाएगा। रिडॉक्स से भी तुम्हारा एक क्वेश्चन निकलेगा। फिर मेटल्स, इलेक्ट्रोलिसिस, और अपना ये सारे चैप्टर जो है ना, एनर्जेटिक्स, ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो 20 क्वेश्चन ये इन पे कहीं बन रहा होगा। रेट ऑफ अ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, अमोनिया एंड सल्फर, इनके क्वेश्चंस भी बहुत आसान होते हैं, ये भी तुम्हारे मार्क्स पक्के करते हैं। बहरहाल कल तक का आपका होमवर्क क्या है कि रिडॉक्स के आपने लेक्चर्स जो है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और उसका हैंड आउट पढ़ के समझ के, ये पेपर 1 के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ये क्वेश्चंस की वीडियो देख के बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अच्छे खासे क्वेश्चंस करे थे इसमें हमने, बाकी के क्वेश्चंस आपने होमवर्क में प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका रिडॉक्स कंप्लीट हो जाए। कल हम डायरेक्टली मेटल्स पे जंप कर देंगे, ओके। तो कल से पहले ये काम कर लें। अली, टेस्ट फॉर आइंस याद करने का मैंने तुम्हें देखो अभी एक तरीका बताया है कि आपने क्या करना है, टेबल सामने रख के 40-50 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कर लो, टेबल से देख देख के करोगे वो खुद ही एट द एंड ऑफ दिस वर्कशीट, यस, 40 to 50 क्वेश्चंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में खुद ही घुसी हुई होंगी, चीजें आपकी मेमोरी में खुद ही घुसी हुई होंगी, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। और उसके बाद थोड़ा सा बैठ के टेबल को, जब सारे क्वेश्चंस कर लो तो टेबल को 2-4 बार देख लेना, रीड आउट कर लेना। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि वो अपनी समराइज करके बना लेते हैं टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कैटाइंस का बनाना है तो उन्होंने बोला कि भाई कैटाइंस का 2 तरह से टेस्ट है, एनाइंस का 1 तरह से टेस्ट है। जिन कैटाइंस का वाइट पीपीटी आता है उनका सबका उन्होंने साथ लिख लिया, जिन कैटाइंस का सॉल्युबल इन एक्सेस है उनका एक साथ लिख लिया। तो वो डिपेंड फ्लो चार्ट एक तरह का बना लेते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि वो मैं बना लूं। मैंने अपना भी बनाया हुआ है, मैं तुम लोगों को भी बना के दे देता हूँ। अच्छा, बेस्ट ये होगा कि आप लोग सब अपना अपना बनाओ ताकि आप अपने माइंड से बनाओगे आपको याद हो जाएगा। और सेकेंडली, अगर किसी स्टूडेंट ने बनाया हुआ है साफ सुथरा तो वो ग्रुप पे शेयर कर दो ताकि सबके काम आ जाए, ठीक है। और एक दूसरे को हेल्प कर दो याद कराने में, एक दूसरे से सवाल जवाब कर लो कि इसके कैटाइन का क्या टेस्ट था, इसके एनाइन का क्या टेस्ट था। तो बैठ के जब क्लास में बैठ के जब फजूल बातें कर रहे होते हो क्लास में, तो जरा 10-15 मिनट निकाल के एक दूसरे का क्विज ले लो कि ये क्या था वो क्या था। तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि विद इन 2 क्लासेस तुम्हें ये पूरा टेबल एज इट इज याद होगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।